Hello friends, this is the fourth chapter of political science. The name of this chapter is electoral politics. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे that why do we need elections कि हमें elections की ज़रूरत क्यों है, political competition क्या होता है और इंडिया में किस तरीके से democratic elections होते हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए एक ऐसी डेमोक्रेसी को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं जहां पर सारे लोग जो हैं वो साथ में बैठकर हर दिन हर कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं दैट ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. यानी कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज में पीपल जो है वो रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। लेकिन अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कैसे होंगे? फ्रेंड्स, दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. यानी कि इसके लिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, एक ऐसा कोई तरीका चाहिए कि लोग जो हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर पाएं और वक्त आने पर उनको बदल भी सकें। फ्रेंड्स, इसी मैकेनिज्म को इलेक्शन कहते हैं। एक इलेक्शन में लोग बहुत तरीके की चॉइसेस करते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। लोग ये चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून लॉज कौन बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो चूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और उनके लिए मेजर डिसीजंस कौन लेगा। And they can choose the party whose policies will guide the government and lawmaking. और वो उस पार्टी को चूज कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाएगी और लॉज बनाएगी। अब फ्रेंड्स, जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं और बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं क्योंकि उनकी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हो। इनके लिए एक क्राइटेरिया होता है, एक ऐसा क्राइटेरिया जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है। चलिए देखते हैं वो क्या होता है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर एक इंसान के पास एक वोट होता है और हर एक वोट की सेम वैल्यू होती है। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम होनी चाहिए और सिटीजन्स के लिए भी एक रियल चॉइस होनी चाहिए बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। Elections must be held regularly after every few years. हर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इलेक्शंस हेल्ड होने चाहिए। The candidate preferred by the people should get elected. वही कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए जिसे लोगों ने वोट दिया हो। Elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. Elections फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए जहां पर लोग वही इंसान को चूज करें अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिसे वो चाहते हो। अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है। अब फ्रेंड्स, जो इलेक्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल कंपटीशन को भी बर्थ देते हैं। बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से कंपटीशन में होती हैं और इन पार्टीज के बीच में अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शंस जो है वो पॉइंटलेस हो जाएंगे। बट हमें ये सोचना है दैट इज इट इवन गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है भी? हमें ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस यानी कि बुरी बातें भी होती हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं। Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. बहुत सारी पार्टीज और कैंडिडेट्स बुरी ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए।
Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये पॉलिटिकल कंपटीशन का जो प्रेशर होता है, इसकी वजह से प्रॉपर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकती क्योंकि पूरा फोकस इलेक्टोरल फाइट्स पर होता है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल कंपटीशन के बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, बट इसके कुछ मेरिट्स भी हैं जो कि ग्रीडी पॉलिटिशियंस को काम करने पे मजबूर कर देते हैं। Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन रेगुलर होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो होते हैं वो काम करने पे मजबूर होते हैं। They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. वो जानते हैं कि अगर वो इस तरह के इश्यूज रेज करेंगे जिनके बारे में लोग बात करना चाहते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और उनके जीतने के चांसेस भी बढ़ेंगे अगले इलेक्शंस में। But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. लेकिन अगर उन्होंने इन इश्यूज के ऊपर काम नहीं किया और वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं किया, वो दोबारा इलेक्शंस नहीं जीतेंगे। If a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सिर्फ पावर के लिए इलेक्शन जीतना चाहती है, उन लोगों को भी काम करना पड़ेगा लोगों की सेवा करने के लिए, उन्हें सर्व करने के लिए। और इस तरह पॉलिटिकल कंपटीशन की कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, हाउ आर दे डेमोक्रेटिक। फ्रेंड्स, कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं उसका पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि पूछना कि ये इलेक्शंस कंडक्ट कौन कराता है। इंडिया में इलेक्शंस जो कंडक्ट होते हैं, दे आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। इन आवर कंट्री, इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC is appointed by the President of India, who once appointed is not answerable to the President or the government. इस इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं और एक बार ये अपॉइंट होने के बाद this commissioner is not answerable to the president or the government at that point of time. EC यानी कि इलेक्शन कमीशन takes decisions on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of elections to the declaration of results. इलेक्शंस की शुरुआत अनाउंस होने से लेकर जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, इलेक्शन कमीशन हर तरह के डिसीजंस लेती है और इलेक्शंस को कंट्रोल करती है। It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. एक कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है कमीशन के द्वारा जो कि पनिश करते हैं किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को अगर वो इस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. इलेक्शन होने के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए जो कि बताएंगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती फिर से इलेक्शन जीतने में। When on election duty, government officers work under control of the EC and not the government. और इलेक्शन जब शुरू हो रहे होते हैं और वोटिंग हो रही होती है तब गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अंडर वर्क करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर नहीं। दूसरा तरीका किसी भी इलेक्शन की क्वालिटी चेक करने का ये होता है कि लोग उस इलेक्शंस में कितना पॉपुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नंबर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. इंडिया में वोटिंग का टर्नआउट यानी वोटिंग करने के लिए जितने लोग आते हैं वो नंबर या तो बढ़ा है या फिर स्टेबल रहा है और यहाँ पर हर तरह के लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
इसके अलावा इन इंडिया ruling parties have a free and fair chance of losing the elections and all parties accept the outcomes of the elections. यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी होती है उसका भी चांस होता है इलेक्शन को हारने का, और जो भी इलेक्शंस का आउटकम होता है, उसका रिजल्ट होता है, सारी पार्टीज उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इन सब बातों से एक बात तो पता चल गई कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं और ये इलेक्शंस फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन इन फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट होने वाले इलेक्शंस को भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. वो कैंडिडेट्स या वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, उनकी जीत तो श्योर नहीं होती, लेकिन उन्हें एक एडवांटेज होती है छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर। In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. इंडिया के कई पार्ट्स में कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो इलेक्टोरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्होंने बाकी लोगों को कंपटीशन से बाहर कर दिया है, and they have been able to secure a ticket from the major parties. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती हैं और उनके रिलेटिव्स को ही टिकट्स दी जाती हैं। Very often elections offer little choice to ordinary citizens. For both the major parties are quite similar to each other, both in policies and practice. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिटीजन्स को ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती पार्टीज के बीच में, क्योंकि जो भी मेजर पार्टीज हैं वो काफ़ी सिमिलर होती हैं एक दूसरे से अपनी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज में। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. जो बिगर पार्टीज यानी कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डोमिनेट करती हैं पॉलिटिक्स को, और स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको डिसएडवांटेज होती है। चलिए फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडे। एक बार देखते हैं कि व्हाट डिड वी लर्न टुडे। वी लर्नड अबाउट नीड फॉर इलेक्शंस, वी लर्नड अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, and we saw that democratic elections इंडिया में किस तरीके से होते हैं। In the next video, we'll talk about the system of elections in India कि क्या procedures होते हैं इंडिया में elections के लिए। Thank you.